Hello students, welcome to the second lecture of the chapter continuity। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने किसी भी फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं लिमिट को यूज करके, उस पर डिस्कशन किया था। इंटरवल में भी देखा था कि किस तरीके से हम फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत टाइम में ऐसा होता है कि दो फंक्शन की मिक्सिंग हो जाती है, जैसे एफ एक्स प्लस जी एक्स हो या एफ एक्स इंटू जी एक्स हो, लाइक मल्टीप्लीकेशन सब्सट्रैक्शन से भी बहुत सारे फंक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं। तो उनमें क्या ध्यान रखना होता है, उसके लिए थ्योरम है कंटिन्यूटी की, उसको हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर जो है वो उसका कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले तो थ्योरम क्या है वो देख लेते हैं। जैसे पहला थ्योरम देखते हैं यहाँ पे क्या है कि सपोज एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शन विच आर कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। ध्यान रखिए कि एफ एंड जी दो फंक्शन है और दोनों ही कंटिन्यूअस है, कहाँ पे, किसी पॉइंट सी पे। देन एफ एक्स प्लस जी एक्स और एफ एक्स माइनस जी एक्स कॉमा एफ एक्स इंटू जी एक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि एफ एक्स और जी एक्स यदि दोनों ही कंटिन्यूअस फंक्शन है सी पॉइंट पे, तो एडिशन ऑफ दिस टू फंक्शन और सब्सट्रैक्शन ऑफ दिस टू फंक्शन और मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट सी। बट एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा एक्स इक्वल टू सी पे ओनली इफ जी ऑफ सी शुड नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब डिनोमिनेटर जो है जी ऑफ एक्स फंक्शन में वो सी पॉइंट पे जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब इस फंक्शन का पूरा जो रेशनल फंक्शन या जो भी फंक्शन बनता है डिनोमिनेटर में जो भी है आपका, वो सी पॉइंट पे सी पुट करने से उसकी वैल्यू जीरो यदि नहीं होती है तो ये फंक्शन भी, इस टाइप का फंक्शन भी सी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। यही है थ्योरम, ठीक है, सिंपल सी थ्योरम है। बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि एफ एक्स इंटू जी एक्स यदि कंटिन्यूअस होगा तो एफ एक्स एंड जी एक्स भी दोनों कंटिन्यूअस होंगे। दिस इज नॉट ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बट द कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसका मतलब यह है कि एफ एक्स इंटू जी एक्स यदि ये फंक्शन है और वो कंटिन्यूअस फंक्शन है सपोज, so that does not imply that fx and gx both are continuous at c। Here उसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास जिनको हम देख करके इस को जो है वो समझेंगे। तो पहला जो नोट है, मतलब ये थ्योरम तो आपको याद रखना ही है। उसके बाद ये फर्स्ट नोट क्या है, fx कंटिन्यूअस है मान लीजिए c पॉइंट पे एंड gx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, है ना। fx क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी पर्टिकुलर पॉइंट c पे and gx is discontinuous at x equal to c। gx क्या है, discontinuous at c point पे। then fx plus gx जो फंक्शन होगा is also discontinuous at x equal to c। मतलब एक कंटिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस होता है एडिशन, ठीक है ना। दो फंक्शन का एडिशन जो है वो क्या होता है, एक कंटिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, तो एडिशन वाला जो फंक्शन होता है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर, ये याद रखना है, ठीक। और इसका एक एग्जांपल बहुत सिंपल सा आपको समझ सकते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये फंक्शन है। यदि मैं ये पूछूं कि ये जो एक्स को आप देख रहे हो ये एक्स है ना, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इन दोनों फंक्शन का एडिशन से मिलकर बना हुआ है ये। मान लीजिए इसको मैं एच लिख लेता हूँ कुछ देर के लिए, एच एक्स, और ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है, ठीक है। तो एफ एक्स यदि मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट लेट कर लेता हूँ 1 एट एक्स इक्वल टू 1, क्या एफ एक्स कंटिन्यूअस है, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स को पॉलिनोमियल हर जगह कंटिन्यूअस होता है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज कंटिन्यूअस, ओके, एट एक्स इक्वल टू 1। क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स मतलब जी एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, क्या ये कंटिन्यूअस है 1 पे? तो जैसा कि बताया था पिछले क्लास में कि हर इंटीग्रल पॉइंट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। ये जो फंक्शन है इन दोनों के मिक्स मतलब ऐड करने से बने हैं। तो क्या है, क्या हमें समझना है कि एक फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है सी पे और दूसरा यदि डिसकंटिन्यूअस है उसी सेम पॉइंट पे, तो उनका एडिशन डिसकंटिन्यूअस होगा। अभी तो मैं वेरीफाई कर रहा हूं बट इट बिकम अ थ्योरम और यू कैन रिमेंबर इट, ओके। तो
यहाँ 1 पे चेक करता हूँ, मतलब कैसे कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं हम लोग, h ऑफ 1 निकालेंगे। तो h ऑफ 1 कितना आएगा, दैट इज 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 एंड दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 2। लिमिट निकालें तो जैसे कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है तो लेफ्ट लिमिट अलग आएगा, राइट हैंड लिमिट अलग आएगा, इसलिए मैं पहले ही जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर देखा तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे अलग से निकाल रहा हूँ, दैट इज लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। और ये कैसे निकालते हैं, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस लिख लेना चाहिए, और यहाँ 1 क्योंकि लेफ्ट लिमिट है तो 1 माइनस h प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस h लिख लेता हूँ। अब इसकी वैल्यू 1 प्लस 1 माइनस h में h पॉजिटिव लाइक लेफ्ट लिमिट ऑफ 1 है तो ये 0 हो जाएगा, लाइक 0.9999 है ये एक्चुअली में, है ना। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है 0, सो इट इज 1। तो लेफ्ट लिमिट 1 है इस फंक्शन का, ये h ऑफ 1 कितना आया था 2 आया था। तो यहीं से मुझे दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट h ऑफ 1 के बराबर नहीं है, राइट हैंड लिमिट निकाले हो सकता है वो बराबर भी हो। राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो 1 माइनस एच प्लस 1 प्लस, राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो 1 प्लस एच प्लस एच, यहाँ पे RHL कितना आएगा, प्लस करने से 2 आएगा, ठीक है। 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है और 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया था 1 आया था। इसका मतलब ये फंक्शन hx क्या है, hx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो वही देख रहे हैं हम लोग कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस हो, दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसको इसी पॉइंट पे दोनों का जो एडिशन वाला फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पॉइंट, इसी को नोट करके रखेंगे हम लोग और क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। इफ fx is continuous and gx is discontinuous, at x equal to c, then fx multiplied by gx is not necessarily discontinuous. मतलब कंटिन्यूअस हो भी सकता है, दैट मीन्स यदि एक है कंटिन्यूअस और दूसरा है डिसकंटिन्यूअस तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो जरूरी नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस ही होगा। एक एग्जांपल से देख लेते हैं यहाँ पे भी, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन मैंने ले लिया fx इक्वल टू x, ठीक है, और दूसरा फंक्शन ले लिया मैंने gx दैट इज साइन 1 बाय x when x is not equal to 0 and it is 0 when x equal to 0। ओके, ये दो फंक्शन है इस तरीके से। तो fx क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। वैसे तो हर रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, बट मैं 0 की बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल, है ना, इस प्रॉब्लम के लिए। और यदि मैं gx की बात करूं तो gx 0 पे डिसकंटिन्यूअस होगा क्योंकि g ऑफ 0 तो 0 है, ठीक है ना, g ऑफ 0 कितना है 0 है। लेकिन यदि मैं लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 निकालूं, जो कि 0 से यदि लिमिट निकलेगा तो इसमें फंक्शन हमारा साइन 1 बाय x है, एंड इसका लिमिट x अप्रोचिंग टू साइन 1 बाय x जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो हम नहीं बता सकते कितनी होगी, क्योंकि x अप्रोचिंग टू 0 पे 1 बाय x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी होगा, है ना, या तो प्लस इंफिनिटी होगा या तो माइनस इंफिनिटी होगा, डिपेंडिंग ऑन लेफ्ट लिमिट की बात कर रहे हैं या तो राइट लिमिट की बात कर रहे हैं, ठीक। तो यदि ये लेफ्ट लिमिट की बात करेंगे तो ये माइनस इंफिनिटी आएगा और इसका कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू सपोज मान लीजिए, क्योंकि इंफिनिटी नंबर नहीं है तो हम बता नहीं सकते कितना होगा। मतलब इस तरीके के जो केसेस होते हैं जिसमें हम बता नहीं सकते हो लिमिट कितना होगा, कितनी उसकी वैल्यू होगी। ऑब्वियस सी बात है, -1 से लेके +1 के बीच में ही साइन की वैल्यू रहती है, तो उसी में से कुछ होने वाला है, इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो, बट वी आर नॉट श्योर दैट विच वैल्यू विल कम। ओके, सो इन दिस टाइप ऑफ केसेस वी से दैट कि -1 से +1 के बीच में टॉगल करेगा ये, ठीक है ना, ऊपर नीचे होगा। अब कितना होगा ये एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते, इसलिए इस केस को हम कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट है इसका लिमिट, है ना। तो ये डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है इसका लिमिट, है ना। तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो ये gx क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, fx क्या है, कंटिन्यूअस है,
एंड जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। आपको दिख रहा होगा। लेकिन यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, मतलब एफ एक्स इंटू जी एक्स करूं, एफ एक्स इंटू जी एक्स करूं, तो एक फंक्शन बनेगा, मान लेते हैं एच एक्स है, तो वो कैसा बनेगा, ये x इज साइन 1 बाय एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा x साइन 1 बाय एक्स व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। तो इधर नॉट इक्वल टू 0 में ये है ना, तो इसके नॉट इक्वल टू 0 में तो हर यहाँ तो हर जगह x है, तो नॉट इक्वल टू 0 में भी x ही होगा, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x इक्वल टू 0 पे ये x इंटू 0 इज 0, ऐसा फंक्शन बन गया। ओके, नाउ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इफ यू विल फाइंड द h ऑफ 0, h ऑफ 0 कितना होगा, 0 होगा, और लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 x साइन 1 बाय x निकालोगे तो ये भी कितना आता है, 0 इंटू सम फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to +1, एंड दैट इज 0 इंटू सम फाइनाइट वैल्यू इज टेंडिंग टू 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि hx जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, hx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो हमने क्या देखा कि एक यदि कंटिन्यूअस हो और दूसरा डिसकंटिन्यूअस हो, तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कंटिन्यूअस हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है, दैट वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट विदाउट चेकिंग, है ना। जैसे मैंने fx प्लस gx में डायरेक्टली कहा कि f कंटिन्यूअस होगा, g कंटिन्यूअस होगा किसी पॉइंट पे, तो fx प्लस gx भी कंटिन्यूअस होगा, बट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं कह सकते कि जब एक कंटिन्यूअस हो और दूसरा डिसकंटिन्यूअस हो तो हम ये नहीं कहेंगे कि डिसकंटिन्यूअस ही होगा, कंटिन्यूअस भी हो सकता है, ठीक है। पिछला वाला जैसे कि एडिशन में देखा था कि f कंटिन्यूअस है, g डिसकंटिन्यूअस है, तो f प्लस g डिसकंटिन्यूअस होता है, वो करेक्ट है, बट इस वाले केस में ऐसा कहना गलत है, ठीक है, कि कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा बताना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है ना, चेक करते हैं इस टाइप के फंक्शन में। जैसे ऐसे देख करके नहीं बता सकते कि ये x है और ये साइन 1 बाय एक्स है, ये तो 0 पे कंटिन्यूअस होता है और ये डिसकंटिन्यूअस होता है ना, समझ रहे हैं बात। तो ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होने के बाद डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ऐसा नहीं, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और ये डिसकंटिन्यूअस है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के डिसकंटिन्यूअस ही हो जाएंगे, कंटिन्यूअस हो रहे हैं, ठीक है ना, देख रहे हैं आप लोग। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखते हैं इसी को आगे। इसी का नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी में। देखिए एक फंक्शन मैंने लिया एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई, ओके, और दूसरा जी एक्स जो कि है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। जैसे कि हमें पता है कॉस 2x माइनस 1 बाई 2 इंटू पाई जो फंक्शन है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है, बिकॉज कॉस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे तो 2x माइनस 1 इंटू पाई है, तो x की जगह पे कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे, इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, आएगा ही आएगा, ठीक है, वो बात तो है ही। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर पे जो इसका अप्रोचिंग वैल्यू होगा वो ही इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड में भी आने वाला है, ठीक है। जस्ट लाइक एफ एक्स इक्वल टू कॉस 2x माइनस 1 बाई 2 पाई, दैट इज कॉस ऑफ 2x माइनस 1 पाई बाई 2 है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 1 पे भी कंटिन्यूअस है। लेकिन gx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 है। मतलब ये फंक्शन जो होता है वो तो एवरी इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है, ये पता है मुझे, तो डिसकंटिन्यूअस एट 1 है। और यदि इसको मल्टीप्लाई करें तो एक नया फंक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स से एच एक्स बन सकता है, ठीक है ना। एच एक्स लिख लेता हूँ एंड दैट इज एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो क्या बनेगा यहाँ पे, कॉस ऑफ 2x माइनस 1 बाई 2 पाई इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये वाला फंक्शन है क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल है और ये कॉस के अंदर है पूरा, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अलग है, तो इसलिए मैं इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x पहले लिख लेता हूँ इस बार को, है ना, और एंड कॉस ऑफ 2x माइनस 1 बाई 2 पाई लिख लेता हूँ, क्लियर, तो दिक्कत नहीं है। अब यदि हमसे पूछा जाए कि ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, देन वी से दैट वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट विदाउट चेकिंग, है ना। तो हमें ये चेक करना चाहिए, तो चेक कैसे करेंगे, 1 पे चेक कर कैसे करते हैं, देखिए h ऑफ 1 निकालेंगे, h ऑफ 1 होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, h ऑफ 1 है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 cos 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 पाई, एंड दैट इज 1
cos pi by 2, that is 2 minus 1, that is 1, pi by 2. So that is cos pi by 2 is 0, so it becomes 0. लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट h अप्रोचिंग टू x अप्रोचिंग टू 1, और जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जब लगा रहता है तो हम लोग लेफ्ट लिमिट अलग और राइट लिमिट अलग निकालते हैं, तो आसान रहता है, ठीक है ना, हम नहीं निकाल सकते एक साथ। तो ये चीज ध्यान रखते हुए 1 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ सबसे पहले, तो ये कितना आएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिख लेता हूँ, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2x माइनस 1 बाई 2 पाई। एक बार को आप इसके अंदर 1 प्लस पुट करके देखिए, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस h कॉस ऑफ 2 इंटू 1 प्लस h, 2 इंटू 1 प्लस h माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर h अप्रोचिंग टू 0 पॉजिटिव में, क्योंकि राइट लिमिट है इसलिए 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर इसमें पुट हुआ है, तो ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि 2h तो h टेंडिंग टू 0 है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, 0 ही है वो, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1 पाई, दैट इज पाई बाई 2, एंड दैट इज कॉस पाई बाई 2 0 होता है, तो ये 0 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, देखते हैं कितना होता है, ये होगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x cos 2x माइनस 1 बाई 2 पाई, ठीक है, और ये फाइंड आउट करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस h, इस बार लिखते हैं, क्योंकि राइट लेफ्ट लिमिट की बात हो रही है तो 1 से छोटा नंबर पुट होगा, 0 से थोड़ा बड़ा नंबर यहाँ पे है, अप्रोचिंग टू 0 प्लस है, तो ये 1 से थोड़ा छोटा नंबर होगा, एंड दैट इज कॉस 2 इंटू 1 माइनस h, 2 इंटू 1 माइनस h माइनस 1 बाई 2 पाई, ओके, और ये ऑब्वियस सी बात है 1 माइनस h मतलब 1 से जस्ट थोड़ा छोटा नंबर 0.99, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 0 हो जाएगा, इधर भी cos 2 माइनस 1 दैट इज 1 बाई 2 पाई, दैट इज cos पाई बाई 2, तो 0 इंटू 0 इज 0, तो ये 0 हो जाने वाला है। अब आप खुद से ध्यान से देखिए क्या हुआ, h ऑफ 1 भी क्या है, 0 है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 पे क्या है, 0 है, तो ये जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है वो क्या हो गया, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो एक कंटिन्यूअस है, f कंटिन्यूअस है 1 पे, दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो कंटिन्यूअस आ रहा है उस पॉइंट पे, तो इसीलिए इस तरीके के केसेस में हम चेक करते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात, एक कंटिन्यूअस दूसरा डिसकंटिन्यूअस हो तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस ही होगा, कंटिन्यूअस भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें चेकिंग करनी जरूरी है, ठीक। थर्ड पॉइंट जो है इसमें वो ये है कि इफ fx एंड gx, इफ fx एंड gx both are discontinuous at x equal to c, then fx into gx is not necessarily discontinuous at x equal to c, मतलब दोनों ही डिसकंटिन्यूअस हो, f भी डिसकंटिन्यूअस हो, g भी डिसकंटिन्यूअस हो, कहाँ पे, c पॉइंट पे, तो fx into gx जरूरी नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस भी हो सकता है, ठीक है ना, दैट मीन्स वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस क्या है नहीं बताया जा सकता है। तो इसका एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन में लिख दिया fx and that is equal to 1 when x is greater than equal to 0 and minus 1 when x is less than 0, okay, and the another function is gx which is minus of 1 if x is greater than equal to 0 and it is plus 1 if x is less than 0। ये दो फंक्शन है, ये दोनों ही फंक्शन 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, आप ध्यान से देखिए 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, लेकिन 0 प्लस पे तो 1 ही रहेगा, लेकिन 0 माइनस पे इसका वैल्यू -1 है, ठीक है, दिस इज द डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट 0, डिसकंटिन्यूअस है ये, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ये भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 है, ठीक है, दोनों ही फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हैं, लेकिन यदि मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, fx इंटू जी एक्स करता हूं, fx इंटू जी एक्स निकालूं, मान लीजिए उसको मैं hx कहता हूं, ठीक है, तो ये वाला जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इधर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में 1 इंटू माइनस वन दैट इज माइनस ऑफ 1, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एक्स लेस देन 0 में, x लेस देन 0 में कितना हो जाएगा माइनस वन इंटू वन अगेन माइनस वन। इसका मतलब ये फंक्शन जो एच एक्स है उसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिंपल माइनस वन व्हेन एक्स इज बिलोंगिंग टू एनी रियल नंबर, ऐसा कुछ है ना, कोई भी रियल नंबर हो, पॉजिटिव रियल नंबर, जीरो या नेगेटिव रियल नंबर, माइनस वन ही है। तो ये जो फंक्शन है हमारा, ठीक है, ये जो मैं यहाँ इधर लिख रहा हूँ एच एक्स इक्वल टू कितना हो गया माइनस वन व्हेन एक्स इज रियल नंबर, यही हो गया ना हमारा फंक्शन। तो फिर ये क्या है हमारा फंक्शन, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, ये कांस्टेंट फंक्शन है सिंपल, और ये हर रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होता है, तो कंटिन्यूअस आया एट एक्स इक्वल टू 0, क्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है कि कंटिन्यूअस मल्टीप्लाइड बाय कंटिन्यूअस इज कंटिन्यूअस होता है, वो तो कंफर्म है, बट डिसकंटिन्यूअस मल्टीप्लाइड बाय डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में भी कंटिन्यूअस हो सकता है कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसके चलते हमें जो है वो क्वेश्चंस करते टाइम में ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस ही कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस मल्टीप्लाइड बाय डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में भी आल्सो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मल्टीप्लाइड बाय डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में आल्सो भी कंटिन्यूअस, may also be continuous, not always continuous, may also be continuous। fx प्लस gx यदि फंक्शन है, एक कंटिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, एडिशन में है तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। बट बाकी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाले में डायरेक्टली जो है वो हम एक कंटिन्यूअस दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, तो ऐसा नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस कर देना है डायरेक्टली, ठीक है, उसके लिए चेकिंग होगी, और चेकिंग जो है वो कैसे करते हैं वही हम सीखने वाले हैं। तो अभी जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बताया है उसको ही यूज करते हुए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस पे। जैसे क्वेश्चन क्या है, सपोज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0,1 एंड एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ 1 इज आल्सो इट इज गिवन एज 0। प्रूव दैट एफ ऑफ c इज इक्वल टू 1 माइनस 2c स्क्वायर फॉर सम c बिलोंग्स टू 0,1 ओपन इंटरवल। हमें ये पूछा गया है कि एफ ऑफ c इज इक्वल टू 1 माइनस 2c स्क्वायर हो जाएगा फॉर सम c बिलोंग्स टू 0 to 1 where this condition is given to us। इसका मतलब आप समझिए कि इसका मतलब होता है कि c जो है वो इस पूरे इक्वेशन में पुट कर दें तो इसका वैल्यू मतलब एफ ऑफ c प्लस 2c स्क्वायर माइनस 1 कितना है 0 है, ओके। इस तरीके की बातें हो रही, इस तरीके की बात कर रहा है क्वेश्चन में, और c कहां से होना चाहिए 0 to 1 में। तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इसको इस पूरे को हम एज ए फंक्शन की तरह लेट कर लेंगे। लेट g ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, ओके। g ऑफ x क्या लेट कर लेते हैं, एफ ऑफ x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो 0 to 1 ही लेता हूं मैं, x किसको बिलोंग कर रहा है 0 to 1 ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यदि मैं इसमें पुट करूंगा g ऑफ 0 निकालूं तो कितना आएगा, g ऑफ 0 इज एफ ऑफ 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 1 एंड एफ ऑफ 0 इज 0 सो इट इज 0 प्लस 0 माइनस 1 दैट इज माइनस ऑफ 1 एंड g ऑफ 1 okay that is equal to f of 1 plus 2 into 1 square minus 1 and that is f of 1 is also given as 0, so it is 0 plus 2 minus 1 and that is 1, and here we can easily say that g of 0 is not equal to g of 1। मतलब ये जो फंक्शन है इसमें तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 0 to 1 क्लोज इंटरवल में g of 0 जो है वो g of 1 के बराबर नहीं, ठीक है। ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस भी है, ठीक है ना, ये फंक्शन क्या है हमारा कंटिन्यूअस भी है, ठीक। तो इस कंडीशन में ये जब कंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि एफ एक्स कंटिन्यूअस है, 2x स्क्वायर भी कंटिन्यूअस फंक्शन है और 1 तो कांस्टेंट ही है, तो कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ओके, या और माइनस भी हो तो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो ये हमें पता है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। जी एक्स क्या है, एंड जी ऑफ एक्स इज
कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, ध्यान से देखिए g ऑफ 0 कितना है, -1 है, और g ऑफ 1 कितना है, +1 है। समझ रहे हैं बात, g ऑफ 0 इज -1 एंड g ऑफ 1 इज +1। तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 से +1 के बीच में जितने भी वैल्यूज हैं, समझ रहे हैं बात, लाइक -1 से +1 के बीच में जो भी नंबर आया होगा वो इस फंक्शन ने जरूर अटेन किया होगा। fx + 2x², gx की वैल्यू जरूर -1 से +1 के बीच में रही होगी। समझ रहे हैं बात। सो वी कैन इजीली से दैट फ्रॉम IVT, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, वी कैन से that there exists one C belonging to 0, 1 where g of C must become equal to 0। -1 से +1 के बीच में जो नंबर आ सकता है वो कोई भी वो ले लेगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। तो g ऑफ c क्या हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, क्योंकि -1 से +1 के बीच में ही नंबर आता है 0। तो gx यदि फंक्शन है, मान लीजिए, अब फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, gx फंक्शन है, क्या है हमारा फंक्शन gx, जो कि ये रहा। ठीक है, और कंटिन्यूअस है, 0 से 1 के बीच में कंटिन्यूअस है, और इसकी लोएस्ट वैल्यू 0 पे आ रही है, जो कि -1 है। ठीक, और ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 है, जो कि 1 पे ही आ रहा है, +1 हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से, या +1 हो गया, तो मैं कह सकता हूँ, और ये फंक्शन कौन सा है, g ऑफ x है, तो मैं जरूर कह सकता हूँ कि ये एक बार जरूर 0 हुआ होगा किसी नंबर c पे। ठीक है, तो वही लिख रहे हैं हम लोग, फ्रॉम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट वन c बिलोंगिंग टू 0 to 0, 1 वेयर g ऑफ c मस्ट बी इक्वल टू 0। दैट मींस g ऑफ x इक्वल टू 0 का एक रूट तो जरूर रहा होगा उसके अंदर, तो g ऑफ c जरूर 0 हुआ होगा, और g ऑफ c कितना हो जाएगा, f ऑफ c plus 2c² minus 1 equal to 0, and that simply implies that fc equal to 1 minus 2c²। तो यही प्रूफ करना था, इसी को हमने प्रूफ किया है बाय यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। लेट f बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड इन 0 to 1 क्लोज इंटरवल विथ रेंज 0 to 1। एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है, उसका डोमेन 0 to 1 है, जिसमें वो कंटिन्यूअस है, और रेंज भी क्या दिया हुआ है, 0 to 1 ही है। समझ रहे हैं बात। सो दैट देयर इज सम c इन 0 to 1 क्लोज इंटरवल सच दैट f ऑफ c इक्वल टू 1 माइनस c, है ना। तो इस क्वेश्चन को भी जब हम सॉल्व करेंगे तो हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे कि मान लेते हैं कि एक फंक्शन है g ऑफ x, जो कि है fx प्लस x माइनस 1, क्लियर। और इसमें x की वैल्यू क्या है, 0 to 1 है, इसी इंटरवल में ये। अब fx कंटिन्यूअस है, x भी कंटिन्यूअस है, 1 भी कंटिन्यूअस है, तो gx भी कंटिन्यूअस होगा, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन यदि मैं g ऑफ 0 निकालूं यहाँ पे, g ऑफ 0, तो कितना आएगा, वो आएगा f ऑफ 0 प्लस 0 माइनस 1, दैट इज f ऑफ 0 माइनस 1, क्लियर, f ऑफ 0 माइनस 1। अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी ये बता सकते हैं, क्योंकि f ऑफ 0 तो क्वेश्चन में इस बार नहीं दे रखा है, लेकिन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्या होगा, ये मैं बता सकता हूँ। क्योंकि जैसे मुझे पता है कि f ऑफ 0 की वैल्यू 1, क्योंकि रेंज कितना दे रखा है इस फंक्शन का, 0 to 1, मतलब f ऑफ x की जो वैल्यू है वो ऑलवेज 0 से लेके 1 तक ही हो सकती है ना। तो इसका मतलब वो कि f ऑफ 0 कुछ भी होगा 1 से तो कम ही होगा, ये बात तो कंफर्म है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो f ऑफ 0 यदि 1 से कम रहेगा ना, तो इसकी वैल्यू कभी भी 0 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ये यहाँ पे 1 से बड़ा नंबर होता तब तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती ना। तो इसका मतलब ये नंबर निगेटिव होगा या 0 हो सकता है जब f ऑफ 0 1 हो जाए, ठीक है ना। ये बात कंफर्म हो जाती है, मतलब ये निगेटिव नंबर आएगा या तो 0 आ सकता है, क्लियर। अब g ऑफ 1 निकालते हैं, इस पे निकालते हैं वैल्यू g ऑफ 1, एंड दैट इज f ऑफ 0 आएगा f ऑफ 0 प्लस 1 माइनस 1, तो f ऑफ 0 ही आएगा। और जैसे कि मुझे पता है कि f ऑफ 0 जो है वो 0 से लेके 1 के बीच का नंबर है, समझ रहे हैं बात। तो इसकी वैल्यू 0 से तो ज्यादा होगी, f ऑफ 0 तो ऑब्वियसली 0 से 1 के बीच का ही कोई नंबर होगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो एक वैल्यू है निगेटिव और दूसरी वैल्यू है पॉजिटिव, और ये gx जो फंक्शन है वो कुछ भी हुआ होगा, इस तरीके से हुआ होगा 0 से 1 क्लोज इंटरवल में, कुछ निगेटिव
था पहले, फिर पॉजिटिव हुआ, 0 पे निगेटिव या 0 जो भी रहा होगा, 0 हो या निगेटिव हो कुछ भी रहा होगा, और 1 पे 0 से बड़ा वैल्यू या पॉजिटिव कुछ भी इस तरीके का हुआ है। ये मुझे इतना तो पता चल गया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि एक बार ये फंक्शन कौन सा है, जी ऑफ एक्स, तो इसका मतलब है कि एक बार जी ऑफ एक्स की वैल्यू जरूर 0 हुई है 0 से 1 के बीच में, ठीक है ना। तो दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट वन c belonging to closed interval 0 to 1 such that g of c become 0। मतलब एक नंबर जरूर है 0 से 1 के बीच में, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है इस केस में, क्योंकि g of 0 या g of 1 जो है ना वो भी 0 के बराबर हो सकता है इस केस के अंदर, ठीक है ना। तो सर दैट g ऑफ c इक्वल टू 0, और g ऑफ c मतलब g ऑफ x हमें पता है, तो g ऑफ c कितना है, f ऑफ c प्लस c माइनस 1, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, एंड दैट मींस f ऑफ c इक्वल टू 1 माइनस c होगा फॉर एटलीस्ट 1 c बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। तो ये देखिए कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें आपको ध्यान रख करके जो है उनको सॉल्व करना होता है कि वो कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होंगे। तो उसमें से एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो कंटिन्यूटी होती है उसको चेक करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस कहाँ होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन एक्स इज इंटीजर। जितने भी इंटीजर पार्ट है ना वहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। सिमिलरली एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जी ऑफ एक्स। मान लीजिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब यहाँ कोई दूसरा फंक्शन है, एक्स नहीं है, जी ऑफ एक्स है, इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन जी ऑफ एक्स इज इंटीजर। जी ऑफ एक्स जब जब इंटीजर हो जाएगा तब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। बट ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, हमेशा ये ट्रू नहीं होता है। ये कब ट्रू होगा, जब जी ऑफ एक्स यहाँ जो फंक्शन है वो मोनोटोनिक फंक्शन होगा। वो मोनोटोनिक किसको बोलते हैं, द फंक्शन विच इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या तो पूरा का पूरा बढ़ ही रहा हो या घट ही रहा हो, उस तरीके के फंक्शन को हम मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। और कैसे चेक करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करते हुए हम चेक कर सकते हैं ये चीज। तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स ये भी फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है पूरे इंटरवल में, जिसमें मुझे चेक करना है, या पूरे इंटरवल में डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये एफ एक्स जो फंक्शन होगा वो कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, जहां पे जी ऑफ एक्स इंटीजर बन जाए। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है हमारा f of x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट एक्स। ठीक है, समझ रहे हैं बात। अब रूट एक्स जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। रूट एक्स क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब रूट एक्स का ग्राफ कैसा होगा, देखिए यहाँ पे रूट एक्स फंक्शन का ग्राफ बनाता हूं मैं, इस तरीके से होता है, ठीक है ना। दिस इज फंक्शन रूट एक्स फंक्शन का ग्राफ है, y इक्वल टू रूट एक्स 0 और आगे वैल्यू जो है वो हम लिखते जाते हैं। तो रूट एक्स कहाँ कहाँ इंटीजर हो जाएगा, उन सब पॉइंट्स पे एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट एक्स इज डिसकंटिन्यूअस वेयर रूट एक्स बिकम्स इंटीजर। दैट मींस रूट एक्स का वैल्यू इंटीजर कब कब हो जाता है वो हमें निकालना है। तो रूट एक्स 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, इसका मतलब है कि x की वैल्यू 0, 1, 4, 9 इन सब पे जो है वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ 0 है, ये 1 है, 1 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी, क्योंकि रूट 1 1 होता है। 4 लेते हैं तो 4 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2। समझ रहे हैं बात। 9 पे इस फंक्शन की वैल्यू कितनी हुई होगी, 3, ठीक है ना। इस तरीके से ये y इक्वल टू रूट एक्स फंक्शन है। लेकिन अब मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट एक्स का जैसे कि ग्राफ बनाना है, तो मुझे देखना होगा कि 0 से 1 के बीच में वैल्यू क्या रही है, 1 से पहले तक देखें यदि, तो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रही है, जो कि 1 से कम है, ठीक है ना। 1 तो यहाँ पे पहुंचा ना, उससे पहले तो y की वैल्यू 1 से कम ही रही है। तो उस केस में, इस वाले केस में इसको कट कर देना है और 0 रहेगा, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट एक्स की यदि हम बात करें तो इसकी वैल्यू 0 रहेगी, लेकिन 1 पे यदि हम बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 हो जानी है। अब 1 से 4 तक यदि हम इसके वैल्यू अंदर वैल्यू पुट करते रहे, 4 से जस्ट पहले तक, तो क्या होगा,
वन ही रहने वाला है ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्यों? क्योंकि 4 पे जाके इसकी वैल्यू रूट अंडर 4 कितना होता है 2। 4 पे जाके इसका वैल्यू 2 होगा ना रूट एक्स का, लेकिन उससे पहले तक तो इसकी वैल्यू 1 से कम ही रहने वाली होगी। रूट अंडर यदि आप 3.99 भी निकालेंगे तो वो 1.9999 जो भी आएगा वो 2 से तो कम ही रहने वाला है। 4 पे जाके रूट अंडर 4 2 होगा, तो इसका मतलब है कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही रहने वाला है इतने तक तो। क्लियर? और 4 पे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 4 से 9 के बीच में कोई भी नंबर आप रूट के अंदर पुट करिए, 3 से तो कम ही नंबर आएगा आपका। 3 तो आएगा नहीं, 3 तो 9 पे आएगा ना। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। उससे पहले तक तो यही नंबर आ रहे हैं जो कि 2 से 3 के बीच में है, और 2 से 3 के बीच के नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 ही होता है। इस तरीके से हमारा जो ग्राफ प्लॉट होगा उसमें ये सब पार्ट जो है वो डिलीट कर देंगे हम लोग। ठीक है ना, क्योंकि इन सब पार्ट के लिए इस तरीके से तो 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, फिर 4 पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, फिर 9 पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, और 0 जो है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जो इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट हो वहां पे मुझे खास करके ध्यान रखना होता है कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं है, वो देख लेते हैं हम लोग। लेकिन बाकी जो बीच वाले जो पॉइंट हैं उन सब में जहां पे इंटीजर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है वो रूट एक्स की यदि हम बात करें तो ये जितने भी इंटीजर हैं उसमें सब इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा? जहां पे रूट एक्स की वैल्यू इंटीजर हो जाती है, और रूट एक्स रूट 1 इज इंटीजर, रूट 4 इज 2, रूट 9 इज 3, है ना। तो इसकी अंदर की जो वैल्यू है वो जब इंटीजर हो जाएगी वहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर की बात कर लेते हैं। y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर। यदि मैं इस फंक्शन का पूछूं कि ये कहाँ का, ये मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है ना, जहाँ पे x 0 से ज्यादा यदि हम लोग ले रहे हैं, है ना, तो उस कंडीशन में ये फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, बढ़ ही रहा है। ठीक है ना, इधर के साइड में पूरे में रियल नंबर में नहीं बता रहा हूँ। 0 1 पे कितना होगा 1, है ना, 2 पे कितना होगा इसकी वैल्यू 4। क्लियर? इसी तरीके से आगे होता रहेगा। तो एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ इंटीजर बन रहा है, मतलब इंटीजर का मतलब 0 1 2 3 ये सब कहाँ हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो इंटीजर हो रही है ना, वो एक्स की वैल्यू 0 हो, मतलब पॉजिटिव एक्स का वैल्यू लेना है, इसलिए 1 हो, रूट 2 हो, रूट 3 हो, है ना। तो 1 2 3 ले लेता हूँ, इतना तक समझिए। 1 पे तो इसकी वैल्यू 1 हुई है, सही बात है, लेकिन 2 कब हुआ होगा एक्स स्क्वायर फंक्शन की वैल्यू? जब एक्स की वैल्यू रूट 2 होगी। 3 कब हुआ होगा? जब एक्स की वैल्यू रूट 3 होगी। ठीक है, तो 0 से स्टार्टिंग है, तो 0 से 1 के बीच तक तो वैल्यू क्या है, 0 से 1 के पहले ही है, और इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 0 ही होगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच के नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। लेकिन 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया होगा 1। रूट 2 तक, 1 से लेके रूट 2 तक वैल्यू कहां से कहां के बीच में रही है, 2 से जस्ट पहले तक। 2 तो कब पहुंचा रूट 2 पे ना, तो उससे पहले तक जो है वो हमारा वैल्यू क्या रहने वाला है 1 ही रहने वाला है। रूट 2 पे जाके इसकी वैल्यू क्या हो गई है 2। फिर से देखिए, रूट 2 से रूट 3 के बीच में इसका वैल्यू 2 से रूट 3 के बीच में रहेगा, रूट 3 पे 3 होगा ना, उससे पहले तक तो 3 से कम ही है, तो उसका इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कहाँ कहाँ 1 रूट 2 रूट 3 जितने भी इस तरीके के इंटीग्रल पॉइंट है, 2 फिर हो जाएगा, ठीक है ना, 2 4 यहाँ पे बनेगा। तो इस तरीके से ऐसा है ना, आगे फिर से रूट 5 इस तरीके से वैल्यूज आएंगे जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो रूट 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4 दैट इज 2, ये सब जो पॉइंट है वो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है इसका, क्योंकि ये मोनोटोनिक फंक्शन है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे देख लेना ध्यान से, बाकी जो पॉइंट्स होते हैं उन सब पे पॉइंट्स पे जो है वो ये डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है, ठीक है, ये हमेशा ट्रू नहीं है। यदि यहीं पे मैं एक्स स्क्वायर फंक्शन में ऑल द रियल नंबर ले लूं, ठीक है, ऑल द रियल नंबर ले लूं, ऑल द रियल नंबर ले लूं, उस कंडीशन में जो फंक्शन है उसका ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा, इस तरीके से। ठीक है,
तो इस तरीके यह क्या है, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है, नॉन मोनोटोनिक, ठीक है, नॉन मोनोटोनिक। तो ये जो फंक्शन होगा वो कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा? ऑब्वियस सी बात है, 1 पे तो होगा ही डिसकंटिन्यूअस। √2 √3 जो पहले आ रहा था, इधर -1 -√2 -√3 जो भी नंबर है, जहाँ पे ये इंटीजर बन जाएगा y = x² फंक्शन जो है वो जहाँ इंटीजर बन जाएगा तो इन सब पे बनेगा। तो यहाँ पे तो डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन जो पॉइंट हमारा मिनिमम पॉइंट है, मतलब जहाँ पे फंक्शन सबसे लोएस्ट पॉइंट से ऊपर की तरफ गया है, इस पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस रहने वाला है। तो इन नॉन मोनोटोनिक फंक्शन it is continuous where it takes minimum value। जहां पे सबसे कम वैल्यू आती है वहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस रहने वाला है, भले ही वहां पे जीरो पे तो इंटीजर ही दे रहा है ना, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो इंटीजर ही आ रहा है। लेकिन वहां पे जब आप इसको देखोगे तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कंटिन्यूअस बनेगा, क्योंकि देखिए 0 से अब 1 तक यदि मैं ग्राफ बनाऊं तो ये वाला बनेगा, ठीक है, 1 पे इधर चला जाएगा। उसी तरीके से -0 से लेके -1, ठीक है, तक जो है वो कैसा ग्राफ बनेगा? अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो तो 1 से कम ही रही है ना, इधर भी इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये वाला पार्ट तो हम डिलीट कर देंगे, -1 पे 1। तो इधर देखिए यहाँ पे क्या होगा, ग्राफ पूरा का पूरा जो है वो आपका साथ में बनेगा, कंटिन्यूअस आएगा। सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स फंक्शन है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स फंक्शन है। अब ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा ये चेक करने के लिए ग्राफिकली हम लोग कर सकते हैं सॉल्व क्वेश्चन को। सो व्हेन फंक्शन इज non-monotonic, then we must draw graph। नेक्स्ट पॉइंट है सिग्नम फंक्शन का। सिग्नम फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा और कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, ये बात हमें समझना होगा। तो सिग्नम फंक्शन जब इन्वॉल्व हो, जैसे f(x) = सिग्नम ऑफ x, ये फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस हो जाता है? जहाँ पे x = 0 होता है, ठीक है ना। तो सिग्नम ऑफ x जो फंक्शन है उसको यदि आप ध्यान से देखोगे तो सिग्नम ऑफ x का डेफिनेशन क्या है? इट इज 1 if x is greater than 0, x = 0 पे 0 और x less than 0 पे -1। ये जो कंडीशन होती है उसमें आप देख रहे हैं 0 के बाद इसका अलग पॉइंट वैल्यू है 1 है, 0 से पहले -1 है। तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है कहाँ पे? 0 पे। लेकिन यदि फंक्शन इस तरीके हो, तो सिग्नम के अंदर कोई दूसरा फंक्शन g ऑफ x है, तो ये fx फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा? उन सभी पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है जहाँ पे g ऑफ x 0 हो जाए, ठीक है ना। मान लीजिए कि मैंने एक फंक्शन लिखा है f ऑफ x = सिग्नम ऑफ x - 1, ठीक है। तो ये फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा? एट ऑल दोज -1 = 0, दैट मींस x = 1 पॉइंट। तो इस तरीके से हम सिग्नम फंक्शन डिसकंटिन्यूटी निकाल सकते हैं, कहाँ पे वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। इन जनरल इस पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, कहाँ पे? g ऑफ x जहाँ 0 हो जाए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो क्या सीखा हम लोगों ने? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है? जहाँ पे x इंटीजर हो। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ g ऑफ x है, उस तरीके का फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा? जहाँ पे g ऑफ x इंटीजर हो जाए। लेकिन g ऑफ x को मोनोटोनिक मतलब इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग होना पड़ेगा। यदि कुछ नॉन मोनोटोनिक टाइप के फंक्शन है उसमें देखा गया कि जहाँ पे मिनिमम बन रहा है, लाइक फंक्शन जहाँ पे मिनिमम वैल्यू ले रही है वहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। मतलब भले ही वहां पे इंटीजर वैल्यू आ रही हो, लेकिन यदि वो मिनिमम पॉइंट है तो वहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। सिग्नम में हमने देखा सिग्नम ऑफ x कहाँ कंटिन्यूअस होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है जहाँ पे x की वैल्यू 0 हो। सिग्नम ऑफ g ऑफ x कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है? जहाँ पे g ऑफ x की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये सब कंडीशंस हैं जिनको यूज करते हुए हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो इन सभी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि सिग्नम फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जब इन्वॉल्व होता है फंक्शन में
या एफ एक्स प्लस जी एक्स या एफ एक्स इंटू जी एक्स टाइप के जो फंक्शन होते हैं उनमें कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।